नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होता है। नाम है सिलोगिज्म। ठीक है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स के अंदर 3 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस सिलोगिज्म के चैप्टर से। फिर वो चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, इवन कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर सिलोगिज्म को चैप्टर से क्वेश्चन प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर मतलब सिलोगिज्म की सीरीज के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। जिन्होंने कभी भी सिलोगिज्म आज तक नहीं पढ़ा है वो लोग भी अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिलोगिज्म का पार्ट फर्स्ट, जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है और धीरे धीरे हर वीडियो के अंदर आपका लेवल यहां पर आप होता जाएगा इस चैप्टर के लिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सिलोगिज्म के क्वेश्चन को अप्रोच में लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपने एक नाम सुना है सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म का बेसिकली मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सिलोगिज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोल देते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। तो दोस्तों न्याय निगमन, निगमन शब्द का मतलब होता है निकालना। क्या निकालना है? न्याय निकालना है। मतलब क्या है कि एक पर्सन ने कोई ये वाली बात बोली है, इसके बिहाफ पर दूसरे पर्सन ने ये वाली बात बोली है, तो दूसरे पर्सन द्वारा बोली गई जो बात है क्या इसके अकॉर्डिंग सही है या गलत है? यही चीज क्या कहलाती है? अपना स्लॉग्स कहलाता है। लोग इसको शॉर्ट में स्लॉग्स भी बोलते हैं। इसका स्लॉगिज्म एक एग्जैक्ट वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं उसको न्याय निगमन। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं कि यहां पर आपका जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन होते हैं उनका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, ये फॉर्मेट आपका प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू वी हैव इन एग्जाम। सिलोगिज्म क्वेश्चंस कंटेन टू पार्ट, स्टेटमेंट होता है और एक कंक्लूजन। मतलब स्टेटमेंट को क्या बोल देते हैं दोस्तों हिंदी में? हम कथन बोल देते हैं, और कंक्लूजन को क्या बोल देते हैं? निष्कर्ष बोल देते हैं। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए वी नीड टू फाइंड दैट विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। मतलब ये जो दे रखे हैं ना, अपने को चेक करना है कि इन कथन के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं या अनफॉलो कर रहे हैं, उनको सही तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये चीज अपने को यहां पर सर्च करनी होती है। ठीक है, तो जैसे बोला जाए कि स्टेटमेंट, तो एग्जांपल मैंने जस्ट दिया हुआ कि ये जो दे रखे हैं ऑल कैट्स आर बेट, ऑल बेट्स आर टेबल्स, है ना, तो ये क्या बन गए? आपके स्टेटमेंट्स बन गए। और दोस्तों जो पूछा जाता है वो इस तरीके से आपके कुछ कंक्लूजन हमें दे रखे होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अपने को ये चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन दे रखे हैं ये इन स्टेटमेंट्स को एग्जैक्टली फॉलो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो कौन सा कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है, या फिर दोनों कर पा रहे हैं, तो अलग अलग ऑप्शंस यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे अगर मान के चलिए केवल फर्स्ट वाला फॉलो करता है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर सेकंड फॉलो करता है तो सेकंड आंसर हो जाता है, या तो पहला या तो दूसरा करे तो उस केस में दोस्तों आपका तीसरा आंसर बन जाता है। अगर एक भी फॉलो नहीं करता है मान लो तो डी बन जाता है, और दोनों फॉलो करते हैं तो ऑप्शन आपका ई बन जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपका होता है, सिलोगिज्म या न्याय निगमन के क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग किस तरीके से अप्रोच में लेते हैं चीजें। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या होता है। बोलो स्टेटमेंट को जैसे हिंदी में बोलते हैं कि कथन जो होते हैं वो होते क्या हैं। देखिए सपोज करिए कि मैंने बोला कि ए और बी, क्या ये दो एंटिटी ए और बी हैं, इनमें क्या आपस में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है? नहीं, अभी तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कोई रिलेशन पता नहीं। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ऑल ए आर बी, तो दोस्तों ऑल के लगने से अब क्लियर हो गया ना कि सारे ए बी हैं। मतलब क्या है? ए और बी अब आपस में क्या हो चुके हैं? रिलेटेड हो चुके हैं। वही लिखा हुआ है स्टेटमेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। जिस कथन के थ्रू या जिस चीज के थ्रू दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के रिलेशनशिप को शो कर पाए दैट इज नोन एज स्टेटमेंट।
तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट बेसिकली चार प्रकार के बताए गए हैं। एक ऑल के लिए होता है यानी ऑल ARB, दूसरा सम ARB, तीसरा नो ARB। अब देखो यहाँ पर कई जगह पर नो ए इज बी भी प्रेजेंट होगा, नो ARB भी प्रेजेंट हो सकता है। हमें यहाँ पर ग्रामर चेक नहीं करनी है, जस्ट हमें क्या करना है, लॉजिक सोचना है। ऐसे ही सम नॉट, तो अपने को चार कीवर्ड्स याद रखनी है। एक तो कीवर्ड होता है ऑल, दूसरा कीवर्ड होता है आपका सम, तीसरा होता है नो, और चौथा दोस्तों कौन सा होता है, सम नॉट। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट होते हैं। क्लियर है? तो इनको आगे भी मैं डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से इनके डायग्राम्स प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या लॉजिक फंडामेंटल्स होते हैं, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब जो निष्कर्ष होते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष ये रहता है कि कंक्लूजन इज अ लॉजिकली डिटेक्टेड रिलेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं उनके बिहाफ पर जो हम बात बोलते हैं, उससे ड्रॉन की हुई जो चीज होती है उसको क्या बोला जाता है, आपका कंक्लूजन बोला जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंक्लूजंस आर देयर इन सिलोगिज्म। तो दोस्तों कंक्लूजंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों को बड़े ध्यान से समझ लेना, इनका आगे चल के सबका इस्तेमाल होना है। क्लियर? डेफिनेटली ट्रू। दोस्तों डेफिनेटली ट्रू जो कंक्लूजंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको किसी भी केस में गलत साबित नहीं किया जा सकता, वो हमेशा हमेशा क्या होंगे, आपके ट्रू ही होने। ऐसे ही बोले डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स दोस्तों वो कंक्लूजंस होते हैं जिनको किसी भी सूरत में आप ट्रू प्रूफ नहीं कर सकते, कभी भी सही नहीं हो सकते आपका, तो उनको ये बोल देते हैं। फिर मैंने बोला कि डाउट यानी कैन नॉट से। दोस्तों ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके बारे में कुछ श्योर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, आपको ये पेन दिख रहा होगा, ये पेन अभी ब्लैक कलर का है, मैंने एक कंक्लूजन दिया ये पेन ब्लैक है। तो अब बताओ ये जब ब्लैक है तो ये तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, ये आपका डेफिनेट ट्रू है। अगर मैं बोलता हूं कि ये पेन आपका रेड है, तो बताइए आप देख पा रहे हो कि जब ब्लैक है तो रेड कैसे बोल सकते हैं, तो इस केस को 100% फॉल्स के केस में लेके जाएंगे। अब जैसे बोला जाए अब तो पेन आपको नहीं दिख रहा है ना, अब मैंने बोला जो मेरे हाथ में पेन है वो ग्रीन कलर का है, क्या मेरा पेन आपको दिख रहा है कैसा है, ग्रीन है, ब्लैक है या ब्लू है? नहीं। जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो वही चीज दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी डाउटफुल केस कहलाता है। तो डाउटफुल को हम क्या बोल सकते हैं, कैन नॉट से, जिसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। तो अब मैं सिंबल दोबारा से लगा दे रहा हूं, देखिए डेफिनेट ट्रू का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको इस तरीके से आप टिक लगाते हो। डेफिनेट फॉल्स जो होता है इस तरीके से आप क्या कर देते हैं दोस्तों, यहां पर क्रॉस का सिंबल लगा देते हैं। और डाउट के केस में दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को छोटा सा इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां से जस्ट बस इतना समझे कि स्टेटमेंट कितने होते हैं और कंक्लूजन्स कितने होते हैं, इनको कैसे हैंडल करते हैं वो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए जो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करें तो मैंने स्टेटमेंट्स को चार बेसिक पार्ट में डिवाइड किया था। ऑल था, सम था, नो था, सम नॉट था, बट उनकी फिर से मैंने फर्दर कैटेगरीज बना रखी हैं। तो दोस्तों कैटेगरीज मैंने दो तरीके से बना रखी हैं। एक तो किस बेस पे बना रखा है दोस्तों, नेचर वाइज, और दूसरा मैंने बना रखा है दोस्तों एप्लीकेबिलिटी। नेचर वाइज का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट किस नेचर का है, तो वो आपके दो प्रकार के केस बताए हैं। एक तो मैंने आपको पॉजिटिव नेचर बता दिया है, एक आपको नेगेटिव नेचर बता दिया है। नाम से आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि ऑल, फिर आपका नो, देन आपका सम, और फिर आपका सम नॉट। देखिए यहां पर आपका नो लिखा हुआ है और यहां पर नॉट लगा हुआ है। इन दोनों टर्म्स से ही समझ जाओगे कि नो और सम नॉट जो होते हैं वो आपके नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, नकारात्मक स्टेटमेंट्स होते हैं। और ये जो ऑल होता है और जो सम होता है वो दोस्तों कौन से होते हैं, आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कभी भी आपसे मैं पूछ सकता हूं कि आपका नेगेटिव स्टेटमेंट कौन से हैं या पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन से, उन चीजों को आप प्रॉपर्ली ध्यान में रख पाएंगे। ठीक है, अच्छा एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या था, कोई भी चीज कितने लोगों पर या कितनी चीज पर अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने बोला कि अपने इस कमरे के अंदर एक रूम है और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट बैठे हैं।
मैंने बोला कि इस कमरे के सारे स्टूडेंट बैंक के हैं, यानी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट किसके हैं? बैंक के हैं। तो बताइए ये वाली बात कितने लोगों पर अप्लाई हुई है कमरे में? सभी पर हुई है, मतलब यूनिवर्सल हो गया। तो यूनिवर्सल का केस कौन सा होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके सभी लोगों पर एप्लीकेबल हो जाए। मैंने बोला कि इस कमरे के अंदर एक भी स्टूडेंट एसएससी का नहीं है, नेगेटिव में लेके जा रहा हूं, एक भी स्टूडेंट एसएससी का नहीं है, ये बात भी इन सभी पर अप्लाई हुई है। इस वजह से दोस्तों ध्यान रखेंगे तो ऑल और जो नो होता है वो आपके सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसीलिए ऑल और नो को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोल देते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो आपका देखिए पर्टिकुलर। देखिए पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि उनमें से एक पार्ट पर, उनमें से पर्टिकुलर कुछ लोगों पर ही। जैसे बोला जाए अभी 10 लोग हैं, मैंने बोला कि इन 10 लोगों में से 5 लोग बैंक के हैं, तो 10 में से 5 को मैं क्या बोल सकता हूं? सम बोल सकता हूं, कुछ ही तो हो गए। तो उस केस में जो सम है ना, वो उस कमरे के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे उनमें से कुछ पर अप्लाई हो रहा है, सभी पर नहीं हो रहा। अगर सभी पर हो जाता तो इसको यूनिवर्सल बोल देते, पर सभी पर नहीं हो रहा, इस चक्कर में इसको किस पे बोलेंगे हम? कुछ पार्ट पर, मतलब पर्टिकुलर। दूसरा केस मैंने बोला कि इस कमरे में से कुछ स्टूडेंट एसएससी के नहीं है, कुछ स्टूडेंट एसएससी के नहीं है। ये वाली बात क्या है? कुछ स्टूडेंट एसएससी के नहीं है, तो ये वाली बात भी तो किस पर अप्लाई हो रही है? कुछ पार्ट पर हो रही है। तो जहां पर कुछ पार्ट के पॉजिटिव या कुछ पार्ट के नेगेटिव आने की संभावना होती है तो दोस्तों उनको क्या बोल देते हैं हम लोग? पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है ये ऑल और नो जो होते हैं वो आपके सब पर अप्लाई होते हैं किसी भी तरीके से। सेम केस आपका यहां पर है कि ये जो आपके होते हैं कुछ पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपका नेगेटिव हो। तो दोस्तों इन चीजों को विशेष तौर पर अपने को ध्यान रखना है कि जब हम लोग आगे चल के रिवर्स सिलोगिज्म करेंगे उस केस में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बेहतरीन तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक छोटा सा एक रिलेशन बना लिया है। अगर कोई पूछ लेता है कि जैसे पॉजिटिव और यूनिवर्सल कौन सा है, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? आपका ऑल का केस होता है। ऐसे यूनिवर्सल नेगेटिव पूछे देन आपका कौन सा है? नो। पर्टिकुलर पॉजिटिव पूछे तो आपका सम बन जा रहा है, और पर्टिकुलर नेगेटिव पूछे तो कौन सा दोस्तों? आपका सम नॉट बन जाता है। तो मैंने इसको ठीक से समझा दिया है, और आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि सिलोगिज्म आपका एक लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर है। क्योंकि अपना दिमाग यहां पर लगेगा, लॉजिक्स जितना अच्छे से लगा पाओगे उतने अच्छे से आप सवाल को हैंडल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूं। अब देखिए डायग्राम्स की बात करें तो देखो डायग्राम बेसिकली यहां पर क्या होता है कि इन चीजों को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करना चाह रहे हैं वो कौन सा होता है दोस्तों? वेन डायग्राम यूज कर लेते हैं। तो जैसे किसी ने बोला कि ऑल एआरबी, तो दोस्तों ऑल एआरबी के लिए जो डायग्राम प्रेजेंट जनरली किया जाता है वो क्या होता है? हम इतना श्योर हैं कि सारा ए तो बी है, बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए इस केस में एक रूल और याद रखेंगे, जो आपके स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं तो उनका डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम लोग कौन सा केस यूज करते हैं? मिनिमम ओवरलैपिंग का केस यूज कर लेते हैं। हमें अपनी तरफ से मैक्सिमम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे समझा रहा हूं, ऑल ए आर बी, सपोज करिए कि ए जो है वो अंदर रख दिया है और जो बी है वो बाहर रख दिया, तो क्या ए ने बी का पूरा पार्ट कवर किया? नहीं किया। अब ऐसा क्यों बनाया? अगर इसकी जगह पर मैं ऐसा कर देता कि देखो ए भी इतना ही बड़ा है और बी भी इतना ही बड़ा है, तो इस केस में ए इक्वल्स टू बी बोल देते हम लोग। बट एक बात बताइए, क्या यहां पर ए ने बी के पूरे पार्ट को कवर किया है? नहीं। जबकि यहां पर ए ने पूरे पार्ट को कवर कर लिया बी के, तो इस चीज को क्या बोल देते दोस्तों? मैक्सिमम ओवरलैपिंग बोल देते हैं। जबकि ये केस क्या बन जाता है? आपका मिनिमम ओवरलैपिंग बन जाता है। तो दोस्तों जब आपके सिलोगिज्म के अंदर हम पॉसिबिलिटी के केस जब यूज करेंगे तो वहां पर हमें ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ सकता है और ये भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वाला जो डायग्राम होता है इस चीज को यहां पर क्या बोल देते हैं दोस्तों? पॉसिबल डायग्राम बोल देते हैं। और इस वाले को दोस्तों यहां पर क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड डायग्राम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा बनाना होता है? स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना होता है।
ठीक है, सम ए आर बी की बात कर लेते हैं। देखिए सम ए यानी ए का कुछ पार्ट बी है, मतलब ए अगर आपका मान लीजिए इतना बड़ा हो गया और तो बी आपका मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना शेडेड पार्ट जैसे बोल रहा हूं, ये क्या दर्शा रहा है आपका सम ए आर बी। अब देखो यहां पर किसी ने किसी को मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं की है। अगर मान के चलिए मैं ऐसा कर लेता कि इस तरीके से बनाता, तो ये भी आपका सम एआरबी में ठीक है, बट कहीं ना कहीं किसी एक ने दूसरे का मैक्सिमम पार्ट ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में कहानी क्या बन के आ रही है आपकी, गलत बन के आ रही है। क्योंकि देखो अब बी के अंदर पूरा का पूरा ए है, पर यहां तो देखो सम ए बोला गया ना, इस वजह से गलत तो ये भी नहीं है, बट ये डायग्राम आपका दोस्तों पॉसिबली सही हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी में सही बन जाता है, एग्जैक्ट आपका नहीं है। दूसरा केस अगर मैं बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, मान लो ये होता, तो यहां पर भी आपका देखिए तो ए के जो ए है और बी है, तो ए ने बी का पूरा पार्ट कवर कर लिया है, तो सम ए आर बी इसमें भी है, सम ए आर बी इसमें भी है, बट ये आपके मैक्सिमम ओवरलैपिंग में काउंट हो जा रहे हैं। इस वजह से बाय डिफॉल्ट इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉसिबल डायग्राम बोल देते हैं। ऐसे इसकी अगर बात करते हैं तो ए बराबर बी, इसमें भी आपका सम ए आर बी है। तो दोस्तों ये जो तीन है, 1 2 और 3, ये सब किस में काउंट हो जाते हैं दोस्तों, ये सब पॉसिबल डायग्राम है। जबकि ये वाला दोस्तों कौन सा बन जाता है, इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड डायग्राम। और बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा बनाना होता है सम एआरबी के लिए, ए आर बी ये वाला बनाना। क्लियर है, नो ए इज बी। यहां पर एक बात समझिए, ए का सर्कल ये हो गया और बी का सर्कल ये हो गया। अब देखो क्या आप अभी बता सकते हो ए और बी में आपस में क्या संबंध है, अभी नहीं बता सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे डायग्राम बना दिया, ए को बी को अलग अलग कर दिया और बोल दिया नो ए इज बी। अब एक बात मैं बोलता हूं, क्या ए और बी की दोस्ती है, क्या ए और बी की दुश्मनी है, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। इस वजह से दुश्मनी, ये जो नो शब्द है ना, एक तरीके से दुश्मनी का टर्म मान के चलेंगे, तो ए और बी के बीच में हमें इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाना जरूरी है। तो ये जो डायग्राम बन जाता है दोस्तों, ये अपने आप में क्या बन जाता है, इसके लिए स्टैंडर्ड डायग्राम बन जाता है। और नो ए इज बी में हमेशा अपने को यही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे ही बोले कि सम ए आर नॉट बी, तो दोस्तों सम ए आर नॉट बी की अगर बात कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से कि सम ए आर नॉट बी, ए और बी, तो देखो ए का ये जो शेडेड पार्ट है वो आपके बी में नहीं जा रहा, ये पॉसिबल हो सकता है। जब सारा का सारा ए बी के घर में जब नहीं जाएगा, तो कुछ भी तो नहीं जाएगा। जब मान लो 10 के 10 स्टूडेंट नहीं जाएंगे, तो भाई 5 भी तो नहीं जाएंगे। तो ये जो दोनों डायग्राम है, ये दोस्तों कौन से डायग्राम होते हैं, इसके लिए पॉसिबल डायग्राम होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आपको सम ए आर नॉट बी का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसके लिए जो आपका डायग्राम बन जाता है वो क्या बन जाता है, यहां पर ए बना दिया, तो ए का ये जो पोर्शन मान लेते हैं, ये क्या नहीं है आपका, बी नहीं है। तो अब इन दोनों को कॉम्बिनेट करके आपने क्या बना दिया, ये वाली चीज बना दी। तो कहीं ना कहीं इस डायग्राम को दोस्तों यहां पर क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड डायग्राम। तो सम ए आर नॉट बी जब भी आपको कोई बोलेगा, तो हमेशा डायग्राम कौन सा ड्रॉ करेंगे आप, ये वाला करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये डायग्राम कौन सा बन जाता है दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो कठिन नहीं है, मैंने आपको सारे डायग्राम्स ड्रॉ करना बता दिए। तो बाय डिफॉल्ट एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से चीजें आपकी ड्रॉ करनी है। जब दोस्तों आपसे कोई बोलेगा कि ऑल ए आर बी, तो हमेशा डायग्राम कौन सा बनेगा आपका, यहां पर ए और यहां पर बी। जब कोई दोस्तों आपको बोलेगा कि सम ए आर बी है ना, तो उस केस में डायग्राम हमेशा कौन सा बनाना अपने को, ये वाला ड्रॉ करना है। जब कोई बोलेगा नो ए आर बी, तो इस केस में दोस्तों हमेशा डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होना है। और जब कोई बोलेगा कि सम ए आर नॉट बी, तो इस केस में डायग्राम बनेगा ए, और ए का ये पोर्शन जो है वो क्या नहीं है दोस्तों, बी नहीं है। तो इस तरीके से आप चीजों को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स बता रहा हूं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इजीली आप सिलोगिज्म के चैप्टर का सवाल को सॉल्व कर सकते हो।
तो दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, मैं स्टेटमेंट भी बता रहा हूं आपको, साथ में मैंने हर एक का एक एक एग्जांपल ले रखा है जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या कह रहा है कि इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ऑफ पॉजिटिव टाइप, मैंने पॉजिटिव टाइप कौन से बताए थे आपको, ऑल और सम बताया था, देन ऑल द नेगेटिव टाइप्स, नेगेटिव मतलब नो और सम नॉट होता है, नेगेटिव टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स विल बी इनवैलिड, सही नहीं होंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब इनवैलिड के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इनवैलिड के अंदर आपका एक तो डेफिनेट फॉल्स भी होता है और एक आपका यहां पर मैंने बताया था डाउट, ये दोनों, बट ट्रू नहीं होगा। जैसे यहां पर बोला गया सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सम ए आर बी और सम बी आर सी और कहीं ना कहीं ऑल सी आर डी, ये आपका डायग्राम बन गया। याद रखेंगे जो भी आपका डायग्राम रहता है वो क्या होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, कभी भी डिसजॉइंट डायग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला सम ए आर नॉट सी, एक चीज ध्यान दो, ए और सी का जो सर्कल है बाकी सब भूल जाओ, ए और सी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ए और सी में क्या आपस में कोई संबंध है, नहीं, तो ए और सी अपने आप में क्या बन गए, इंडिपेंडेंट एंटिटीज बन चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट एंटिटीज के बीच में सारे के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं, हमेशा डाउट होते हैं, मतलब कैन नॉट से की सिचुएशन आ जाती है। तो देख रहे हो यहां पर ये सर्कल अलग हो गया, ये सर्कल अलग हो गया, तो ए और सी की बात पूछ रहे हैं, सम ए आर नॉट सी, तो ए आर नॉट सी में ऑल, नो, सम, सम नॉट, ये सब क्या बन जाएंगे दोस्तों, डाउट, मतलब ये आपका सही नहीं है। नो बी आर डी, बी यहां पर है, डी यहां पर है। एक बात देखो, अगर बी और डी की सिंपली बात करता हो तो बी और डी का डायग्राम कुछ ऐसा ही तो आ रहा है। यार एक बात बताओ, जब बी का इतना पोर्शन, बी का ये पोर्शन जब डी में है तो क्या बोल सकते हो कि नो बी इज डी, नो बी इज डी का मतलब क्या होता कि बी का एक भी परसेंट डी के घर में नहीं जाएगा, जबकि यहां तो देखो ये बी का ये वाला पोर्शन तो है वो डी के घर में जा तो रहा है, तो नो कैसे बोल सकते हो। तो इसी चीज को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिनेट फॉल्स बोल देते हैं, क्योंकि ये केस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सोच के देखना कि पहले में और दूसरे में आपस में क्या केस था, ए और सी के बाद में कुछ श्योर नहीं हो, इस वजह से आपने डाउट बनाया हुआ है, और बी और डी के बारे में बिल्कुल श्योर है कि सम बी, कुछ बी तो डी है, तो कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक भी बी डी नहीं है, इसीलिए आपका डेफिनेट फॉल्स क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है सम डी आर नॉट ए, तो दोस्तों ये वाला केस भी क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट के कारण इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, डाउट बोल देते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं इन तीनों में से अगर कोई बोला जाए कि इन तीनों कंक्लूजन में से कौन सा आपका लॉजिकली फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट्स को, तो यहां पर क्या बोल देंगे दोस्तों, नन फॉलो, कोई भी फॉलो यहां पर नहीं कर रहा। और स्टेटमेंट से क्या देख रहे हो, जब दिए गए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, देखिए सम दे रखा है, सम दे रखा है, ऑल दे रखा है, तीनों कैसे दे रखे हैं दोस्तों आपके, पॉजिटिव ये दे रखे हैं। जब सारे स्टेटमेंट गिवन वाले पॉजिटिव हैं तो आपके नेगेटिव, अब देखो ये सम नॉट है, नो आ गया, सम नॉट, सॉरी ये भी नेगेटिव हो गया, और सम नॉट यहां पर भी है तो ये भी, तो नो और सम नॉट वाले जो केस होते हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगे, यहां पर इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब सही नहीं होंगे। तो इस केस में अगर देखा जाए तो एक रूल बन गया कि अगर दिए गए स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव नेचर के हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव वाले क्या बन जाते हैं दोस्तों, आपके इनवैलिड प्रेजेंट हो जाते हैं। क्लियर है। ऐसा ही जस्ट इसका दूसरा रूल है, ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 दोस्तों क्या होता है कि जब आपको नेगेटिव टाइप के स्टेटमेंट दे रखे हो तो सारे के सारे पॉजिटिव टाइप के कंक्लूजन्स क्या बन जाते हैं दोस्तों, इनवैलिड बन जाते हैं। अब देखो यहां पर नो दे रखा है, ये भी नो दे रखा है, यहां पर सम नॉट दे रखा है, तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों कैसे दे रखे हैं, आपके नेगेटिव हैं। अब यहां पर देखा तो देखो सम ऑल सम, तो सारे के सारे कैसे दे रखे हैं, आपके कंक्लूजन पॉजिटिव हैं। तो जब सारे के सारे नेगेटिव स्टेटमेंट हैं तो सारे पॉजिटिव कंक्लूजन अपने आप में क्या बन जाते हैं, इनवैलिड बन जाएंगे, मतलब एक भी यहां पर सही नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम से देख लेते हैं, नो ए इज बी, ए और बी आपका यहां पर हो गया, नो बी इज सी,
नो बी इज सी, ऐसे हो गया। और सम सी आर नॉट डी, तो सी का ये पोर्शन जो है वो क्या नहीं है आपका, डी नहीं। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक चीज देखिए, यहां पर देखे ए और सी की अगर बात करें, या फिर ए और डी की बात करें, या फिर बी और डी की बात करें, ये तीन रिलेशन अपने आप में कौन से बन जाएंगे आप दोस्तों, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। और इंडिपेंडेंट अगर होते हैं तो वहां पर आपका नो रिलेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए सम ए आर सी, ए और सी इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है, डाउट है। सम ऑल बी आर डी, बी और डी इंडिपेंडेंट है, डाउट है। एंड सम डी आर बी, डी और बी इंडिपेंडेंट है, डाउट है। तो देखिए यहां पर एक भी आपका सही प्रेजेंट नहीं हुआ है, ये तीनों के तीनों केस क्या बन गए आपके, डाउटफुल, मतलब इनवैलिड बन गए। तो उस केस में आंसर क्या बन जाता है, यहां पर भी आपका नन फॉलो। और रूल आपका प्रेजेंट हो चुका है एक और, कौन सा, कि जब आपके स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव नेचर के जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा रूल चलते हैं। तीसरा रूल दोस्तों ये कह रहा है कि सपोज करिए कि अपने पास में कोई भी यूनिवर्सल टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यूनिवर्सल टाइप का स्टेटमेंट है तो उसका पर्टिकुलर टाइप क्या हो जाता है आपका, हमेशा हमेशा वैलिड होगा। जैसे आपसे अगर ये बोला जाता है कि मान के चलिए कि ये आपका एक गिलास है, इसमें मान लीजिए एक पानी भरा हुआ है ना, और पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, यहां तक फुल है। तो जब पूरा गिलास भरा हुआ है तो इतना तो भरा हुआ है ही है ना इसके अंदर, तो पूरा हुआ कितना, इतना। और ये पार्ट जो हुआ वो क्या है, सम के केस में काउंट हो जा रहा है। तो जब एक बात बताओ, जब पूरी बोतल पानी से भरी है तो कुछ तो सही होगा ही ना, मतलब बड़े से छोटे के अंदर आप जा सकते हो। इसीलिए बोला जा रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ऑल, और यहां पर कंक्लूजन दे रखे हैं सम। तो देखिए ऑल मार्कर आर डस्टर, यहां पर भी मार्कर और डस्टर की ही बात हो रही है। तो अगर ऑल दे रखा है तो उसके अंदर सम तो होना ही है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई आपका इस कमरे के अंदर ये 9-10 लोग हैं, 10 लोग हैं, और 10 के 10 लोग किसके, बैंकिंग के हैं, तो जब 10 बैंकिंग के यहाँ पर हैं इस कमरे के अंदर, तो 5 तो ऑब्वियसली होंगे ही ना। जब आप 40,000 की सैलरी पा रहे हो तो 20,000 तो पा ही रहे हो ना उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल मार्कर डस्टर, तो सारे के सारे जो मार्कर हैं वो दोस्तों क्या हैं, डस्टर हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब ऑल दे रखा है तो सम वाला केस क्या बन जाता है उसका, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो ऑल होता है तो ऑल का पर्टिकुलर क्या होता है दोस्तों, सम होता है। और जो नो होता है, नो का पर्टिकुलर कौन सा होता है आपका, सम नॉट होता है। तो ये चीज मैंने आपको सेकंड थर्ड स्लाइड के अंदर आपको प्रॉपर्ली बता रखा था कि किस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर सारा एमडी है, सारा का सारा मार्कर डस्टर है, तो कुछ तो होना ही होना है, मतलब ये पर्टिकुलर क्या बन जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू के केस में आ जाएगा। ऐसे ही बोला कि सम डस्टर और मार्कर, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े डस्टर का इतना पोर्शन तो आपका मार्कर है ही है ना, दैट मींस आपका ये भी केस क्या प्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जा रहा है। और रूल से देख लीजिए, ये आपका कैसे दे रखा है, यूनिवर्सल है, और ये कैसे दे रखे हैं आपके, पर्टिकुलर दे रखे हैं। तो यूनिवर्सल के ब्याह पर आप पर्टिकुलर में जा सकते हो, इसलिए आपके दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसी नो के नेगेटिव की अगर बात कर लेते हैं, आपसे बोला कि इस कमरे के अंदर एक भी स्टूडेंट एसएससी का नहीं है, इस कमरे में 10 लोग हैं तो 10 में से एक भी एसएससी का नहीं है, तो जाहिर सी बात है 5 भी तो नहीं होंगे ना। मतलब क्या है कि सम नॉट, यानी नो का कौन सा था, सम नॉट। तो यहां पर अगर नो कैसा दे रखा है, यूनिवर्सल है, तो देखिए यहां पर भी सम नॉट है और यहां पर भी सम नॉट है। तो दोस्तों ये सम नॉट वाला केस यहां पर क्या बनेगा, बिल्कुल वैलिड बन जाएगा। तो इसका डायग्राम बना के देख लीजिए, यहां पर बोला है कि जो मार्कर है क्या नहीं है, सारे के सारे मार्कर डस्टर नहीं है। तो जब पूरा मार्कर डस्टर नहीं है तो कुछ मार्कर भी तो डस्टर नहीं होंगे। और सीधी बात है जब दुश्मनी बन रही है मार्कर से इसके घर में, तो डस्टर भी तो इसके घर में नहीं जा पाएगा। तो पूरा डस्टर जब मार्कर नहीं हो सकता तो क्या कुछ डस्टर मार्कर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। इस वजह से ये वाला केस आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। तो रूल पर्टिकुलर निकल के आ पा रहे हैं आपके, तो इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और चीजों को आसानी से हैंडल कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 4 आपको बता दे रहा हूं। अभी आपने क्या क्या देखा कि अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो गए तो आपके कंक्लूजन नेगेटिव वाले क्या बन जाएंगे दोस्तों, इनवैलिड बनेंगे। और इसका वाइस वर्सा था, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो
प्लस वाले यानी पॉजिटिव कंक्लूजन आपके इनवैलिड। बट अभी तीसरा रूल देखा था, जो यूनिवर्सल है तो उसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बट अब इसका उल्टा है कि जब पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर दे रखा होगा, स्टेटमेंट अगर पर्टिकुलर है, तो उसका यूनिवर्सल जो कंक्लूजन होगा वो दोस्तों क्या बनेगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, कौन से, सम या सम नॉट, देन इट्स यूनिवर्सल टाइप्स ऑल और नो ऑफ कंक्लूजन विल ऑलवेज बी इनवैलिड। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जब आपका ये वाला जो एक गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी सिर्फ आधा ही है, यहां तक है। जब और एक गिलास मैंने पहले बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको बोला था पानी आपका ऊपर तक भरा हुआ है। तो जब पानी पूरा भरा हुआ है तो इतना तो भरा हुआ है ही है ना, इसलिए सही है। और जब पानी इसमें इतना भरा हुआ है और आपसे बोला कि इतना भरा हुआ है, जब पानी सम है, सम वाटर इन ग्लास, तो क्या ऐसा बोल सकते हो पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है? तो इस चीज को नहीं बोल सकते। मतलब आप क्या कि बड़े से छोटे पर जा सकते हो, बट छोटे से बड़े पर नहीं जा सकते। यहां पर अगर आपको 40,000 की सैलरी मिल रही है तो 20 तो मिल ही रही है ना, जबकि यहां पर 20 ही सैलरी मिल रही है, तो 20 की सैलरी को 40 की सैलरी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। वही केस बोला गया है कि अगर यूनिवर्सल होगा तो पर्टिकुलर में आप जा सकते हो, और जब पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो यूनिवर्सल में आप यहां पर नहीं जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम मार्कर आर डस्टर, तो देखो ये क्या दे रखा है, आपका सम दे रखा है, और सम कैसा आपका पर्टिकुलर, और यहां क्या दे रखा है, ऑल। ऑल का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपका यूनिवर्सल। तो क्या आप पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पर जा सकते हो? नहीं जा सकते। देखो डायग्राम में, सम मार्कर आर डस्टर, तो सम मार्कर जो हैं वो क्या है, आपके डस्टर हैं। तो आप देखो, मार्कर के सम पोर्शन के बारे में श्योर हो, पूरे के बारे में श्योर नहीं हो। तो क्या आप पूरे एम को इस डी के घर में बिठा सकते हो? कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। या पूरे डस्टर को मार्कर के घर में बिठा सकते हो? कह नहीं सकते। तो जहां पर कह नहीं सकते या डाउटफुल सिचुएशन बन जाएगी, जहां पर आप सोचने पर मजबूर हो जाओ, क्या यहां पर बोला है कि सम, यहां पर बोला ऑल मार्कर और डस्टर, क्या सारा मार्कर डस्टर में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? यहाँ सोचने पे मजबूर हो जाओ दोस्तों, वही चीज क्या होती है, डाउटफुल होती है। इस वजह से यहाँ पर दोनों केस क्या बन जा रहे हैं, डाउटफुल बन जाएंगे। मतलब यहां पर आपका कोई भी फॉलो नहीं करेगा, आंसर का बन जाएगा नन फॉलो। सेम केस यहां पर है कि सम मार्कर आर नॉट डस्टर। तो एक बात बताओ कि जब मार्कर का इतना सा पोर्शन भी अगर डस्टर के घर में नहीं जाएगा, तो अब बताइए, यहां पर सिंपल सा ये बोला गया कि भैया नो मार्कर आर डस्टर, तो नो का केस तो बिल्कुल गलत ही हो जाना है ना। ऐसे ही नो डस्टर और मार्कर, तो जब डस्टर के बारे में, मार्कर के बारे में तो कंफर्म ही नहीं है आपका, तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये दोनों केस भी दोस्तों क्या बन जा रहे हैं, यहाँ पर आपके डाउटफुल बन जाएंगे। इसलिए ये दोनों क्या बन जा रहे हैं, आपके इनवैलिड बन जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा केस ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका सम दे रखा है, और जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका नो दे रखा है, यहाँ पर नो। तो सम यानी पर्टिकुलर से, नो यानी यूनिवर्सल के अंदर आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। इस वजह से ये दोनों केस क्या बन जा रहे हैं, आपके डाउटफुल बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके बेसिक रूल्स बन जाते हैं। इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो दोस्तों श्योर हूं ये सिलॉक्स के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, देख लेते हैं एक बार। यहां पर बोला इनवर्स रूल, तो दोस्तों इनवर्स रूल का बेसिकली मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। किस चीज को? जैसे मैंने बोला है कि आपका ऑल ए आर बी, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है, और कंक्लूजन बोला जाए ऑल बी को इधर कर दो और ए को उधर कर दो, ये। तो इस चीज को दोस्तों यहां पर क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑल बी आर ए, यानी ये इनवर्स कहलाता है। तो इसका जो पूरा फंडा होता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, किस तरीके से अप्रोच में लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो केस आपका दे रखा है वो है, मान के चलिए ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट है, और यहां से कंक्लूजन बनाया गया है ऑल बी आर ए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों इसका डायग्राम क्या बनेगा, ऑल ए क्या है, बी है। क्या इसी डायग्राम से सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप? बताइए, ऑल ए आर बी तो ठीक है, क्या इस डायग्राम को ऑल बी आर ए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि एक ही डायग्राम से दोनों चीजें क्रिएट नहीं हो पा रही। इस वजह से बोला जाता है जो ऑल होते हैं वो इनवर्स रूल को फॉलो नहीं करता। इसका मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सेकंड केस बोला गया है कि सम
ए आर बी, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, सम बी आर ए, उल्टा कर दिया है। इसका डायग्राम बनेगा ए और बी। क्या इसी डायग्राम से ये वाली बात बोल सकते हो जी? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो सम होता है ना वो इनवर्स रूल को फॉलो करता है। तीसरा केस है आपका नो ए इज बी, इसको इन्वर्स करेंगे तो नो बी इज ए आएगा, क्रॉस कर दिया। इसका डायग्राम दोस्तों क्या होगा, ए क्रॉस बी। क्या इसी डायग्राम से नो बी इज ए बोल सकते हो? जब ए भी नहीं है तो बी ए भी नहीं है, परफेक्टली बोल सकते हैं। दैट मीन्स जो नो होता है वो भी इनवर्स रूल को फॉलो कर रहा है। और जो चौथा केस है दोस्तों सम नॉट के लिए, तो सम ए आर नॉट बी, और इसका उल्टा करेंगे तो बनेगा सम बी आर नॉट ए, इसको भी क्रॉस कर दिया। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ए का कुछ पार्ट जो है ना वो क्या नहीं है, बी नहीं है। क्या इसी डायग्राम से ये वाली बात बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इस वजह से आपका जो सम नॉट होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो नहीं करता। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस चीज में, बड़ा परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूं किस तरीके से, ठीक है। जैसे बोले ऑल मार्कर आर डस्टर, ऑल जो मार्कर होंगे वो क्या है, डस्टर है। अब क्या इसी ब्याह पर ऑल डस्टर आर मार्कर बोल सकते हो? डस्टर के इस पोर्शन के बारे में श्योर नहीं है ना, और जहां पर श्योर नहीं है उस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम डाउटफुल बोल देते हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो आपका सही नहीं होगा, वैलिड नहीं मानेंगे इसको, है ना। तो उस केस में गलत हो जाएगा ये। क्योंकि अब ये भी देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑल मार्कर आर डस्टर है और कंक्लूजन ऑल डस्टर आर मार्कर, तो यहाँ पर मार्कर को इधर और डस्टर को इधर कर दिया है। तो इन दोनों का डायग्राम सेम तो नहीं बन रहा ना, या एक ही डायग्राम से दोनों बातें बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे ना। इस वजह से बोला तो जो ऑल होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा दूसरा देखते हैं नो मार्कर डस्टर, तो जब मार्कर डस्टर नहीं है तो डस्टर मार्कर भी नहीं होगा। तो अब देखो नो के केस में मार्कर को यहाँ पर डस्टर को यहाँ पर किया, तो देखो एक ही डायग्राम से दोनों बातें बोल पा रहे हैं ना, इस वजह से ये कंक्लूजन क्या हो जाना अपना बिल्कुल फॉलो करेगा ये। सम मार्कर आर डस्टर है, तो देखो सम मार्कर क्या है, डस्टर है। जब सम मार्कर डस्टर है तो सम डस्टर मार्कर भी तो होगा ही ना। तो यही तो कह रखा है, देखो मार्कर को यहाँ पर डस्टर को यहाँ पर, तो इनवर्स रूल है। तो मैंने बोला था सम और जो नो होते हैं वो इनवर्स रूल को फॉलो करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट से हम सम डस्टर और मार्कर भी बोल सकते हैं। तो ये वाला केस भी क्या हो जाता है, परफेक्टली सही हो जा रहा है। लास्ट में देखा सम मार्कर आर नॉट डस्टर, तो इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा बन गया, मान लीजिए कि मार्कर का ये पोर्शन जो है ना वो क्या नहीं है, डस्टर नहीं है। क्या आप बताओ इसी डायग्राम से आप सम डस्टर आर नॉट मार्कर बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उस एक ही डायग्राम से दोनों बातें यहाँ पर नहीं बोल पा रहे। तभी मैंने बोला था ऑल होता है और सम नॉट होता है वो आपके इस रूल को फॉलो नहीं करते, इनवर्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों कुछ स्टडी करेंगे रूल्स बेस्ड जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, तो उन चीजों को अपने को प्रॉपर्ली ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको इतना बताया हुआ है कि जो ऑल होता है और सम नॉट होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो नहीं करते, और जो नो होते हैं और जो सम होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट एक और देखते हैं, रीस्टेटमेंट। देखिए जब व्हेन द सेम स्टेटमेंट इज गिवन इन द कंक्लूजन इट विल ऑलवेज बी इनवैलिड। कहने का मतलब ये है कि जब ऑल मार्कर आर डस्टर, और ऐसा ऐसा का ऐसा ही ये आपका कंक्लूजन दे रखा है ऑल मार्कर आर डस्टर, तो देखो ये एक ऐसा केस है जब अपने को गलत बताना हो। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि जैसा पूछा वही बोल दिया, पर चूंकि कंक्लूजन बिल्कुल स्टेटमेंट जैसा नहीं हो सकता, इस वजह से आप हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि मार्केट में ट्रेंड में देखना कई सारे लोग इस चीज को क्या मानते हैं, वैलिड मानते हैं, जो कि बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। तो उस केस में याद रखिए कि अगर स्टेटमेंट जैसा ही कंक्लूजन दे रखा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही दे रखा है कि स्टेटमेंट के अंदर ऑल मार्कर और डस्टर दे रखे हैं और कंक्लूजन में भी यही दे रखा है, देन इसको हमेशा क्या बोलेंगे, इसको डाउट नहीं बोला जाएगा, इसको हमेशा डेफिनेट फॉल्स बोला जाता है। क्योंकि ये जो रीस्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके डेफिनेट फॉल्स के केस में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बस ये कुछ 6 पॉइंट्स बताए हैं, तो इसमें जल्दी से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं आपके 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या रखा कि इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव टाइप, मतलब ये कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन जो नेगेटिव होंगे वो क्या हो जा रहे हैं, आपके गलत हो जा रहे हैं, या फिर क्या हो जाएंगे, वो डाउट मतलब इनवैलिड हो जाएंगे।
इसका वाइस वर्सा सेकंड वाला, इफ ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव टाइप, तो उस केस में देखो अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव दे रखा है तो दोस्तों जो कंक्लूजन पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या बनेंगे, गलत या फिर डाउट बन जाएंगे। तीसरे केस में अगर यूनिवर्सल टाइप के स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट जो है वो अगर यूनिवर्सल है तो आपका जो कंक्लूजन पर्टिकुलर होगा वो बिल्कुल सही होगा। चौथे केस में अगर आपका जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो पर्टिकुलर दे रखा है और कंक्लूजन क्या दे रखा है, यूनिवर्सल, ये हमेशा क्या हो जाएगा, गलत के केस में आ जाएगा या फिर डाउट के केस में आ सकता है। यहां पर मैंने इनवर्स रूल में बता दिया था कि इनवर्स रूल का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोलता हूं कि सम ए आर बी, तो ए क्या है, सब्जेक्ट है और ये बी क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर देते, दैट इज नोन एज इनवर्स रूल। तो मैंने बोला था ऑल और सम नॉट जो होते हैं वो आपके डज नॉट फॉलो द इनवर्स रूल, इनवर्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि नो और सम जो होता है वो आपके इनवर्स रूल को फॉलो करता है। और फाइनली मैंने आपको बता दिया रीस्टेटमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, आपके डेफिनेट फॉल्स होते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको ये 6 नियम बताए हैं, नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसके अंदर इसी नियम के बेस पर जो क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे मैं आपको सॉल्व करने की अच्छी टेक्निक बताना चाहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस सेशन को देखिए, समझने की कोशिश करिए, इनकेस अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको समझ में दोस्तों आया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।